हेलो नमस्ते जय हिंद। मेरा नाम है दक्षिश और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल स्टडी विद दक्ष। आज हम आपको बताने वाले हैं इशूज इन इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, यानी कि अदर डेमोक्रेसीज में क्या इशूज़ चल रही है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो बिना किसी लेट किए हुए। तो ये हमारा पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, यू आर probably wondering whether the India is only democratic country, यानी कि आपने अभी तक सुना था, अभी तक आपने क्या सुना था? अभी तक आपने यहाँ पे क्या सुना था? You are probably wondering whether India is only a democratic country, यानी कि अभी तक आपने क्या सुना था कि बस इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन in which there inequality and where struggles equality continues to exist, यानी कि इंडिया ही बस डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ऐसे बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे आज तक इक्वालिटी कंट्रीज करती हैं। बहुत सारे स्ट्रगल किए जा रहे हैं इक्वालिटी के लिए अभी तक। ठीक है, तो जल्दी क्विक में लेते हैं। Where the struggle for equality continues to exist. The truth is that many democratic countries around the world issues of equality continues to be the key around which communities struggle. यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखें, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में स्ट्रगल किया जा रहा है किसके लिए? इक्वालिटी के लिए। ठीक है ना, लेकिन सच क्या है? इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि मैनी कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, अराउंड द वर्ल्ड के अराउंड में, द इशू ऑफ इक्वालिटी ऑफ जो इशू है, इक्वालिटी जो है हर जगह की इशू बनी हुई है। ठीक ना, कंटिन्यूज टू बी द की ऑफ इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल, यानी कि ये जो है जड़ है, यानी कि की है, जिसके कारण सारे कम्युनिटीज़ को एक नहीं माना जा रहा है। ब्राह्मण को अलग दर्जा दिया जा रही है, वैश्य को अलग दर्जा दी जा रही है, अलग अलग जात को अलग अलग दर्जा दिया जा रहा है। तो इक्वालिटी अभी भी पूरे तरीके से क्या हुआ है? इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है सारे डेमोक्रेटिक कंट्री में और इंक्लूड इंडिया में भी। ठीक ना, तो लेकिन इसका जो की है वो इक्वालिटी है, यानी कि इक्वालिटी ही इसे ख़त्म कर सकता है। ठीक ना, और ये अभी तक स्ट्रगल किया जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन हु आर एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स हु वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखिए यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन्स हु वाज एंसेस्टर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका से मंगाए गए थे। वो यूएसए में अफ्रीका से स्लेव्स मंगाए गए थे। ठीक ना, ये एक स्टोरी, ये रियल स्टोरी है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट में अफ्रीकन अमेरिकन्स रहते थे जो कि किसके थे? एंसेस्टर ऑफ स्लेव्स थे, यानी कि जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनके एंसेस्टर जो थे वो स्लेव थे जो कि अफ्रीका से लाए थे। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइफ टुडे लार्जली अनइक्वल, लेकिन अभी उनका लाइफ लार्जली अनइक्वल है, यानी कि एकदम बदला हुआ लाइफ है। ठीक है, दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950 टू पुश इक्वल राइट फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स, यानी कि वहाँ पे एक आंदोलन हुआ था लेट 1950 में। ठीक ना, जो कि किसके लिए हुआ था? मैं आपको बताता हूँ। देखिए एकदम इजी वे में बताता हूँ। देखिए एक देश है हमारा यूएसए, उसमें अफ्रीका से स्लेव्स लाए थे, और अभी 1950 की ये बात है जब वहाँ पे क्या हो रहा था ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा था। किसके साथ? अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ। किनके साथ? अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ, जो कि एंसेस्टर, जो कि मतलब कि आगे वाले जनरेशन थे किसके
किसके जनरेशन थे, अफ्रीकन अमेरिकन के जो एंसिस्टर थे वो स्लेव थे, तो जो कि अफ्रीका से मंगाए गए थे। तो आज भी वो, आज मतलब कि अगर हम 1950 में थे तो आज भी वो बहुत ज़्यादा अनइक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1950 में टू पुश इक्वल, यानी कि इक्वल दर्जा दिलाने के लिए अफ्रीकन अमेरिकन और नॉर्मल अमेरिकन को एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था, एक सेकंड, तो रोज़ा पार्क नाम की एक लेडी थी जो 1930 से 1205 तक रही थी, इनकी लाइफ स्पैन है ये, वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन लेडी या फिर वुमेन, ठीक ना, जो कि बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। बहुत ज़्यादा टायर्ड होने के बाद अपने घर जा रही थी और उसने क्या किया था, एक रिफ्यूज कर दिया था। किसको रिफ्यूज कर दिया था? अमेरिकन को, ठीक है ना, अमेरिकन को। किस दिन? 1 दिसंबर 1955, 1 दिसंबर 1955 को, यानी कि एक वाइट अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन ने वाइट अमेरिकन को रिफ्यूज़ कर दिया था सीट देने के लिए, क्योंकि वो एक फीमेल सीट थी, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, ठीक है। तो उसी समय से क्या स्टार्ट हो गया? सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? सिविल राइट मूवमेंट। अभी हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अब एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो है, अभी यूएसए, उनमें अफ्रीकन अमेरिकन्स जो अभी प्रेजेंट थे, मतलब कि 1950 में उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता था, उन्हें बहुत ज़्यादा इनइक्वली ट्रीट किया जाता था, ठीक ना। और उनके एंसेस्टर थे वो अफ्रीका से लाए गए थे, जो कि बहुत गुलाम थे, स्लेव्स थे। पहले ज़माने में स्लेव्स होते थे, तो वो स्लेव्स थे। तो उनके कारण अभी तक उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन्स को क्या किया जाता था? अनइक्वली ट्रीट किया जाता था रियल अमेरिकन्स के द्वारा, वाइट अमेरिकन के द्वारा ब्लैक अमेरिकन्स को, ठीक है। This despite the fact that there was a movement in the late 1950, यानी कि वहाँ पे एक मूवमेंट हुआ था लेट 1950 के करीब, टू पुश इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स, जो कि इसकी मांग क्या थी? इस आंदोलन में मांग क्या थी अमेरिका की सरकार से? यहाँ पे मांग क्या थी अफ्रीकन अमेरिकन्स को? क्योंकि उन्हें क्या किया जाए? उन्हें इक्वल राइट दिए जाए। इक्वल मतलब कि उनको इक्वल दर्जा दिया जाए अफ्रीकन अमेरिकन्स को, अफ्रीकन अमेरिकन्स को इक्वल राइट्स मिले। क्या मिले? इक्वल राइट्स, ठीक है, फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। प्योर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनइक्वली ट्रीट हो रहे थे, ठीक है, इन यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू लॉ, ठीक ना। लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं दिया जो वो मांग रहे थे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ट्रैवलिंग बाय बस, अब कैसे उन्हें ट्रोल किया जाता था, एक एग्जाम्पल देखिए। बाय ट्रैवलिंग बाय बस दे आइदर हैव टू सिट एट द बैक ऑफ द बस और गेट अप देयर सीट व्हेनेवर अ वाइट पर्सन विश टू सिट। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उन्हें बस के सबसे पीछे भाग में बैठना पड़ता था, या फिर अगर एक वाइट पर्सन अगर उसे मन करे वहाँ बैठने का, तो उसे सीट अपनी देनी पड़ती थी, ठीक है। तो रोज़ा पार्क्स नाम की एक लेडीज़ थी, जो कि क्या थी? एक अफ्रीकन अमेरिकन थी। क्या थी? एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, ठीक है, फीमेल थी, एक अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल थी। ट्राइड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट द वर्क एंड रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट टू अ वाइट मैन। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ऐसा रूल चल रहा था कि अगर कोई वाइट अमेरिकन आए तो ब्लैक अमेरिकन को उसे अपनी सीट देनी पड़ेगी। लेकिन रोज़ा पार्क्स जो थी वो बहुत थकी हुई थी और वो अफ्रीकन अमेरिकन थी। तो एक वाइट मैन आया उसके पास और बोला उसे सीट देने, लेकिन रोज़ा पार्क्स ने बोला नहीं, मैं नहीं दूंगी, ठीक है। किस तारीख को? दिसंबर 1, 1955 को,
किस तारीख को, दिसंबर 1, 1955 को। रोजा पार्क्स was an African American woman tired from a long day at the work and she refused to give up her seat on the bus on the white man। यानी कि एक वाइट मैन को बहुत देर से काम कर रही थी, अपने काम में बिजी थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी, ठीक है ना। तो उसने एक वाइट मैन को अपनी सीट देने से मना कर दी। कब? 1 दिसंबर 1955 को। और उसका जो रिफ्यूज़ल था वो एक चिंगाड़ी छोड़ा जो कि आगे जाके आग बन गई, ठीक है ना। बस इतना ही आप समझिए, एक चिंगाड़ी छोड़ी जो आगे जाके आग बन गई। दैट डे स्टार्टेड ह्यूज एगिटेशन यानी कि आंदोलन भी होता है। अब किसके मतलब कि अब आंदोलन तो स्टार्ट हो गए, लेकिन किसके खिलाफ आंदोलन स्टार्ट हुई तो उसके बारे में भी जानेंगे। अगेंस्ट द अनइक्वल वेज इन विच अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड। अब इसके मना करने के बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एगिटेशन यानी कि बहुत ज़्यादा आंदोलन होने लगा। किसके खिलाफ? तो जो अनइक्वल वेज जो वाइट अमेरिकन्स दिखा रहे थे किसके ऊपर, अफ्रीकन अमेरिकन्स के द्वारा, उसके ऊपर आंदोलन हुआ। और इसे किसके नाम से जाने लगा? तो सिविल राइट मूवमेंट के नाम से जाने लगा, ठीक है। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1962 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस। यानी कि जब ये सिविल राइट हुआ तो उस समय बैंड हो गया किसी भी अफ्रीकन अमेरिकन को क्या किसके खिलाफ उसे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, रेस के कारण, उसके बाद रिलीजन के कारण, नेशनल ओरिजिन के कारण, ठीक है। अब उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता था। अगर वो डिस्क्रिमिनेट करेगा तो वो लॉ तोड़ेगा और फिर वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें जो भी उन्हें सज़ा देने, तो रेस के, रीजन के और नेशनल ओरिजिन के मामले में, ठीक है। इट आल्सो stated that all schools were open for African American children and that they would not longer have to attend। यानी कि अब क्या किया जाए, सारे स्कूल्स जो थे, all schools would be open to African American children। यानी कि जितने भी स्कूल्स थे वो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस के लिए खुल जाएं, जो कि उन्हें पहले तक अटेंड करने के लिए नहीं मिली जा रही थी, जो कि उन्हें पहले अटेंड नहीं की, क्योंकि आंदोलन ही सब कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तो लेकिन देखिए पहले जो था क्या था, पहले क्या था, ये मान लीजिए ये कॉलोनी है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। ये कॉलोनी है, ये आपका एक स्कूल है, इसमें वाइट अमेरिकन्स रहते हैं। ये वाले कॉलोनी में वाइट अमेरिकन्स रहते हैं, लेकिन इस वाले कॉलोनी में कौन रहते हैं? तो इस वाले कॉलोनी में रहते हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो ये वाले स्कूल उतने अच्छे नहीं हुआ करते थे कंपैरिजन टू इस स्कूल में। तो सारे स्कूल्स में बच्चे आ जा सके वो रूल यहाँ मांगा गया था, क्योंकि जो वाइट अमेरिकन्स थे उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे स्कूल्स बनवाए थे, और जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे उन्हें अच्छे स्कूल्स नहीं दिए थे, अच्छी एजुकेशन नहीं चाहते थे वो देने के लिए। तो वही जो आंदोलन हुआ उसके कारण क्या हुआ कि सारे चिल्ड्रंस को स्कूल जो कि उन्हें अटेंड नहीं किए जाने दिए जाते थे, उन्हें अटेंड करने के लिए मिले बेस्ट स्कूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो उनके लिए सेपरेट स्कूल्स स्पेशली सेटअप किए जाते थे। हाउएवर डिस्पाइट द मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू
पुअरेस्ट इन द कंट्री, तो उनके लिए जो स्कूल सेटअप किए जाते थे स्पेसिफिकली अलग से, जो मैंने आपको बताया अलग से जो थे उनके लिए स्कूल सेटअप किए जाते थे। हाउएवर डिस्पाइट दिस मेजॉरिटी अफ्रीकन्स अमेरिकन्स, यानी कि ये बहुत ज़्यादा डिस्पाइट लाया, डिस्पाइट एक मिनट तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था जो कि उनके लिए स्पेसिफिकली अदर स्कूल सेटअप किए गए थे। हाउएवर डिस्पाइट लेकिन